क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में अब हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ हमें बताता है किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पॉइंट चार्ज। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, हमारे पास अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और ये दोनों के दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने पर ही कूलाम्स लॉ काम करता है। अगर हम इस चार्ज की जगह कोई ऑब्जेक्ट मान लें जिसका कोई डायमेंशन हो, जिसमें चार्ज आपस में बिखरे हुए हों, तो उस केस में ये कूलाम्स लॉ काम नहीं करेगा। कूलाम्स लॉ एक एम्फेरिकल फार्मूला है। एम्फेरिकल का मतलब है इसको अनुभव से बनाया गया है, इसको डिराइव नहीं किया गया है। यहाँ हमने क्या किया, एक तो हमने लिए डिफरेंट अलग अलग तरह के चार्ज, उसके बीच में डिस्टेंस का एनालिसिस किया और तीसरी बात जिसका एनालिसिस किया वो है मीडियम। एक्सपेरिमेंट करते समय चार्ज के बीच की डिस्टेंस को बार बार बदला गया, चार्जेस को बार बार बदला गया और तब जाके हमने फोर्स का फार्मूला निकाला। तो ये एम्फेरिकल फार्मूला कहलाता है। और इस फार्मूले में हमें ये पता चला फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, हम देख सकते हैं Q1 और Q2 दोनों चार्ज मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं। बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता लगा कि जो फोर्स है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात जो पता चली वो है 1/r², मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्स। यही कारण है इस r² की वजह से हम इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और तीसरी बात है मीडियम। जो मीडियम दोनों चार्ज के बीच में है वो मीडियम एयर हो सकता है, वो मीडियम वाटर हो सकता है और या कोई और तरह का मीडियम भी हो सकता है। उस मीडियम का इफ़ेक्ट भी इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर पड़ता है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कूलाम्स लॉ F = K Q1 Q2/r²। जहाँ पर ये जो K वर्ड है, ये वर्ड बता रहा है मीडियम की प्रॉपर्टी को, Q1 Q2 बता रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड्स को और r² है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर को। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है K एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि ये यूनिट कैसे निकली हुई है। फोर्स = K Q1 Q2/r²। अगर हम यहाँ से K की वैल्यू को निकालना चाहें तो K की वैल्यू आ जाएगी K = F r² Q1 Q2। F की यूनिट है न्यूटन, तो हम यहाँ पर न्यूटन लिखेंगे। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, तो हम यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और कूलाम चार्ज की यूनिट है तो Q² की जगह C² लिखेंगे। तो इस तरह से K की यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। यहाँ पर ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला जिस मीडियम के लिए लिया गया है वो मीडियम है फ्री स्पेस या वैक्यूम। हम आगे जानेंगे कि अगर फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम होता तो इस फार्मूले में क्या चेंज आता। कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, अब उसको समझते हैं। हम ये जानते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो पार्ट में बटी हुई रहती है। पहला पार्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है उसकी डायरेक्शन। यहाँ पर ये पहला पार्ट इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा पार्ट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहला पार्ट कूलाम्स लॉ के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ K Q1 Q2/r²। और दूसरा पार्ट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको कि हमने r से लिखा हुआ है। अब हम समझते हैं ये r क्यों लिखा हुआ है। अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, हम जानते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हुए
तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अगर ये अपोजिट नेचर के चार्ज हुए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, दोनों केस में इसकी डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग ही होगी। अगर Q1 Q2 को रिपेल करता है तो डायरेक्शन ऐसे, और अट्रैक्ट करता है तो डायरेक्शन इस तरह से। कहने का मतलब है डायरेक्शन हमेशा इस लाइन R के अलोंग होगी। अगर ये R वेक्टर क्वांटिटी होता तो इसकी डायरेक्शन होती R कैप की फॉर्म में। यही कारण है कि इसके वेक्टर फॉर्म में हमने R कैप लिया हुआ है। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म को थोड़ा और कठिन बनाना चाहें तब भी हम इसको और कठिन बना सकते हैं, और तब हम ये समझेंगे कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को किस तरह से वेरीफाई करता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हमने अभी कहा कि हम उस सिंपल सी दिखने वाली वेक्टर फॉर्म को और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल फॉर्म को लिखते हैं। F अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको लिखने का तरीका होगा इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन, जिसको कि हम लिख चुके हैं वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन को हमने लिखा है R कैप। अब इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है। यहाँ पर एक चार्ज हमने माना है, इसका नाम है Q1, दूसरा चार्ज हमने मान लिया जिसका नाम है Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मिला के इसका नाम हमने वेक्टर R1 रख दिया। इसी तरह से Q2 के पोजीशन वेक्टर का नाम हमने रख दिया है R2। यहाँ पर हम इन Q1 और Q2 को दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। जब हम पॉजिटिव मानेंगे तो ये बात है कि ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब डायग्राम में देखिए, Q1 पर फोर्स जो लगेगा Q2 की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स होगा। मीन्स उस फोर्स की डायरेक्शन Q2 से लेकर Q1 की तरफ होगी, इस तरह से पुश करते हुए। और इस वेक्टर का नाम रखना चाहें तो ये भी R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी डायरेक्शन 2 से लेकर 1 की तरफ है, तो ये वेक्टर R21 इसको हम लिख सकते हैं। फोर्स ऑन Q1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है F1 और साथ में सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं 2। ये रिप्रेजेंट करता है पहले वाले जो नंबर पर फोर्स लग रहा है और दूसरे वाले की वजह से लग रहा है। तो ये हो गया F12 मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको लिखने का तरीका ये भी है K Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R21 स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी R21 कैप। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इस ओरिजिन को O मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस 1 वाले पॉइंट को A मान लेते हैं। हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर्स की डायरेक्शन पॉइंट्स की तरफ होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वेक्टर एडिशन लॉ से पहला वेक्टर है R1, इसके हेड से दूसरा वेक्टर है R21, तो जो तीसरा वेक्टर बचेगा वो इन पहले और दूसरे वेक्टर के सम के इक्वल होगा। ये हम वेक्टर एडिशन लॉ में जानते हैं। तो पहला वेक्टर है R2, इसके हेड से दूसरा वेक्टर जो स्टार्ट होगा वो R21 होगा और इनका जो रिजल्ट होगा वो R1 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो हमने देखा R21 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी आ गया जो थोड़ा सा और ख़तरनाक नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इस R21 वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R21 और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी R21 कैप। राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 विद वेक्टर्स। यहाँ से इस डायरेक्शन को लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू R1 माइनस R2 विद वेक्टर्स अपॉन R21। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये R21 की डायरेक्शन है। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और इस डायरेक्शन की जगह हम लिख देते हैं
R1 माइनस R2 अपॉन R21। अब न्यूमरेटर में R21 स्क्वायर में यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और साथ में होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो हम देख सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका ये है जो कि हमारे सिंपल वाले तरीके से काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा है। तो कई जगह इस तरह की फॉर्म अगर लिखी दिखाई दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका बदला हुआ रूप ही है। अब अगर कोई हमें कहता है कि हमें पता करना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो देखिए कितना चेंज होगा। उस केस में इसको लिखने का तरीका हो जाएगा F21 वेक्टर। यहाँ पर हम देखते हैं Q2 पर फोर्स है और Q1 की वजह से है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो Q1 से एक पुश होगा जो Q2 की तरफ लगेगा और उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। बीच में फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो डायरेक्शन होगी A से लेकर B की तरफ और नाम इसका होगा F21। इस AB वेक्टर का नाम इस बार हो जाएगा R12। 1-2 इसलिए क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है और 2 की तरफ चला है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं इस समय ये वेक्टर होगा पहला वेक्टर, इसके हेड से निकला हुआ दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा, तो ये तीसरा वेक्टर इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स वेक्टर R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, और यहाँ से इस R12 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1। हम देख सकते हैं पहले से कंपैरिजन करें तो इस बार साइन बदल चुका है। अब इस R12 के दो पार्ट हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड दिस इज़ R12, एक इसकी डायरेक्शन दिस इज़ R12 कैप। अगर पहले की तरह ही एनालिसिस करते जाएं तो हम देख सकते हैं R12 कैप की वैल्यू वेक्टर R2 माइनस R1 अपॉन R12 के इक्वल हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन को यहाँ पर F21 की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए पहले वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारा है R12 स्क्वायर और डायरेक्शन है R12 कैप। अगर इस R12 कैप की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो होगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और साथ में होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इक्वेशन नंबर 2 ही। तो इस तरह से किसी एक चार्ज पर किसी दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ देखते हैं, पहली चीज़ देखते हैं F12 और दूसरी चीज़ देखते हैं F21। इन दोनों को जब हम देखते हैं, यहाँ पर है R1 माइनस R2 और यहाँ पर है R2 माइनस R1, बाकी ये पूरा का पूरा सेम है। तो इन दोनों फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। इन दोनों में जो रिजल्ट है वो सिर्फ नेगेटिव साइन के फ़र्क से लिख सकते हैं। मीन्स ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन ये अपोजिट हैं, और दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ हम कह सकते हैं कूलाम्स लॉ में दो चार्ज अगर रखे हुए हैं और उनके बीच में कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है तो उन दोनों का फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। मीन्स एक चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगाता है दूसरा चार्ज भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है, बस उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती है। यहाँ पर एक मज़ेदार क्वेश्चन को देख सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक चार्ज होता Q1 और दूसरा चार्ज होता Q2, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हैं, तभी इनके बीच में कूलाम्स लॉ काम करेगा। इस Q1 की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि 1000 कूलाम जैसी, और Q2 की वैल्यू को बहुत कम मान लेते हैं 1 कूलाम जैसी। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, इन दोनों चार्ज में से कौन सा चार्ज किस चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, ये दूसरे चार्ज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपेल करेगा, और ये चार्ज बहुत कम है
तो ये शायद पहले चार्ज को उतना ज़्यादा रिपेल ना करे। लेकिन हमें समझना चाहिए यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इसका मतलब है दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, या तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे। अब हम कूलाम्स लॉ के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, और टॉपिक का नाम है परमिटिविटी। अभी हमने जब कूलाम का लॉ पढ़ा तो वहाँ पर एक टर्म आया था के, जिसको कि हमने कहा था वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन वहाँ पर एक बात हमने बताई थी, ये के मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पर जो मीडियम था वो था फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस के को अगर एक्सपेंड करते हैं तो इसको एक्सपेंड करने का तरीका है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म नज़र आ रही है ई जैसी, इसका नाम है एप्सिलॉन। ये हम जानते हैं फिजिक्स में जब हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है, और जब फिज़िकल क्वांटिटी होती है तो निश्चित रूप से उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसका एक यूनिट भी होता है। जब हम बात कर रहे हैं कि मीडियम का भी कूलाम्स लॉ पर इफ़ेक्ट होता है, तो मीडियम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर काम में आएगी, और प्रॉपर्टी काम में आएगी तो उसका कोई मैग्नीट्यूड और उसकी कोई यूनिट भी होगी। और जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस वर्ड को देखने से पता चलता है कि ये वर्ड परमिशन नाम के एक शब्द से बना हुआ है। परमिशन मीन्स क्या है, इसको भी समझते हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना चाहता है, लेकिन इसके जो बीच का मीडियम है ये इस फोर्स को एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर ले जाने में परमिशन भी दे सकता है और परमिशन ले भी सकता है। जितनी परमिशन देता है उसके अकॉर्डिंग परमिटिविटी की वैल्यू डिफाइन की जाती है। अभी हमने देखा कि ये एक एम्फेरिकल फार्मूला है, मीन्स एक्सपेरिमेंट कर करके अनुभव से ये फार्मूला बनाया गया है। और हमने ये भी देखा कि जो k की वैल्यू है, जिसको कि हमने 9 × 10⁹ कहा है, उसमें अगर परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस कर दें, ये जो एप्सिलॉन है इसके साथ हम एक जीरो लगाते हैं जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। इससे हमें ये पता चलता है कि कूलाम्स लॉ को जब लिखेंगे थोड़ा एक्सपेंड करके, तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो फ्री स्पेस के लिए लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है, और ये फार्मूला किसी और मीडियम के लिए लिखा गया है जहाँ पर एप्सिलॉन m जो है वो उस मीडियम की परमिटिविटी होगी। अगर हम मीडियम पानी लेंगे तो उसके लिए परमिटिविटी अलग, अगर मीडियम एयर लेंगे तो उसके लिए परमिटिविटी अलग, अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम हो जाएगा तो उसके लिए परमिटिविटी अलग। तो हर तरह के मीडियम के लिए ये परमिटिविटी अलग अलग रहती है। यहाँ एक बात और है, हमने देखा कि यहाँ पर फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू वो बहुत ही कठिन टाइप की वैल्यू है, 8.85 × 10⁻12। और इस कठिनाई को कम करने के लिए हमने परमिटिविटी को दूसरी तरह से डिफाइन कर रखा है, और वो चीज़ है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा अगला टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने यहाँ पर देखा, अगर हम वैक्यूम में कूलाम फोर्स लिखना चाहें तो उसका तरीका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर हम पानी के लिए कूलाम फोर्स लिखना चाहे तो हमारा फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर इंटू Q1 Q2/r²। इस तरह से हम देखते हैं फार्मूला लिखने का तरीका बहुत ही अजीब होता जा रहा है। और अगर हम परमिटिविटी की वैल्यूज़ की बात करें तो वो वैल्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह की वैल्यू है, जैसा कि हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ़ाइन करने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। हम एक नई क्वांटिटी डिफ़ाइन करते हैं, वो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम
अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इन दोनों के रेशियो को हमने एप्सिलॉन आर नाम दे दिया। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रेशियो ऑफ द टू परमिटिविटीज़, मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा करने से हम देखते हैं एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो दो रेशियो की वैल्यू होगी। एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम दिस इज़ 1 क्यों? क्योंकि वैक्यूम के लिए निकालेंगे तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट में ऊपर हमें लिखना पड़ेगा वैक्यूम की परमिटिविटी और नीचे ऑटोमेटिक एप्सिलॉन नॉट है, और इनको कैंसिल करके वैल्यू आती है 1, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1। एप्सिलॉन आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर हम लिखेंगे वाटर की परमिटिविटी और नीचे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू है 81। किसी कंडक्टिंग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी परमिशन का मतलब है कि किसी मीडियम में जो कि एक कंडक्टिंग मीडियम है उसमें एक चार्ज हमने यहाँ माना, दूसरा चार्ज यहाँ माना, और हम बात कर रहे हैं कि पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। लेकिन ये तो मेटल है, मेटल एक कंडक्टिंग मीडियम है। कंडक्टिंग मीडियम में तो चार्ज मूव करने के लिए फ्री होता है, मीन्स चार्ज चाहे तो कहीं भी जा सकता है। तो इस केस में फोर्स को परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मीन्स चार्ज खुद जाके फोर्स ट्रांसफ़र कर सकता है। कहने का मतलब है इनफाइनाइट परमिशन यहाँ मिली हुई है, इस वजह से एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस तरह से डेफिनेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ। देखिए यहाँ पर अगर हम वाटर की परमिटिविटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा टफ वैल्यू है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अगर रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में रखा तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वाटर की जगह रखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, और बाकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हम देख सकते हैं एप्सिलॉन आर को छोड़कर जो टर्म बची है ये टर्म वैक्यूम में फोर्स के इक्वलेंट है। तो पानी में लगने वाला कूलाम फोर्स जो होगा वो होगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 है। और वैक्यूम का फोर्स निकालना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि हम उसको K की वैल्यू से निकालते हैं, वहाँ पर हमें बड़ी वैल्यूज़ नहीं रखनी पड़ती। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के यूज से कूलाम लॉ का इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें परमिटिविटी की बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हैं।